ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज सबसे पहले बात बिहार में मरते लोग और सोते सुशासन की करेंगे। बिहार में कल से लेकर अब तक 10 लोगों की हत्या हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां हैं, किसी को नहीं पता। बिहार में 24 घंटे के अंदर अंदर 5 मर्डर हुए हैं। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान भी नीतीश राज को अपराध राज बता रहा है। बिहार में दम तोड़ती कानून व्यवस्था का विश्लेषण आज आपके लिए होगा। आज हमारी तीसरी खबर महाराष्ट्र से है, जहां भाषा की लड़ाई आतंकवाद पर आ गई है। भाषा के विवाद में आतंक की एंट्री किसने और क्यों कराई है, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट कुशासन बाबू। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बिहार के अंदर नीतीश राज में मर चुकी कानून व्यवस्था की करेंगे। बिहार में करीब 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए एक तरफ मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसमें प्रदेश की जनता अपना वोट बचाने के लिए पहचान और नागरिकता के कागज तलाश रही है। दूसरी तरफ चुनावी साल के अंदर बिहार में अपराध का बोलबाला है। यहां जान बचाने के लिए जनता कानून व्यवस्था को खोज रही है। क्या यहां मतदाता के पुनरीक्षण से ज्यादा कानून व्यवस्था के पुनरीक्षण की जरूरत नहीं है? क्योंकि चुनावी सीजन में जहां प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहद चौकस होनी चाहिए, वहीं पर लगता है कि अपराधियों के बीच सुशासन को चुनौती देने की मेगा चैंपियनशिप चल पड़ी है। प्रदेश में 24 घंटों के भीतर 10 लोगों की हत्या हो चुकी है। बीती रात सीएम नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा में बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पटना में एक निजी स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में घर में चोरी करने आए अपराधियों ने इंजीनियर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मोतिहारी में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। 4 जुलाई को पटना में बड़े कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर अभी प्रदेश से लेकर देश तक चर्चा का विषय बना ही हुआ है। तो बिहार में चारों तरफ अपराध की बहार है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज में चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के हालात पर हमने एक पोस्टर तैयार किया है। पोस्टर में लिखा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ढूंढते रह जाओगे। हकीकत भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ प्रदेश में हर दिन हत्या अपराध की नई वारदात सामने आ रही है, दूसरी तरफ पुलिस और सरकार अपराधियों के आगे लाचार नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब हम इस विश्लेषण को तैयार कर रहे थे, तब हमें खबर मिली कि बिहार के पूर्णिया में एक महिला के डायन होने के शक में 5 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई। बाद में शव जलाने की कोशिश की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच गोपाल खेमका मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। आपको बता दें, इसके मुताबिक बेउर जेल में हत्या की साजिश रची गई थी। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के शूटर की पहचान हो चुकी है। अब तक 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। अब अपराध हुआ है तो पुलिस तो एक्शन लेगी ही, लेकिन सवाल तो यहां यह है, क्या यह बिहार में नीतीश राज का नया जंगल राज है? क्यों नीतीश सरकार अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चलाने में सक्षम नहीं है? क्या पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नीतीश कुमार की नहीं सुन रहे? एक के बाद एक अपराधी कत्ल की वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, तब भी नीतीश कुमार कुछ बोलते क्यों नहीं? सवाल खादी पर ही नहीं, खाकी वर्दी पर ही खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चार जुलाई को हाई प्रोफाइल मर्डर। फिर 6 जुलाई को 24 घंटे में 4 हत्या। क्या बताएंगे कि सुशासन राज में क्या चल रहा है? क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था का मजाक बनकर नहीं रह गया? क्या लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बिहार में बाकी बची है? बिहार की पुलिस तो अपराधियों के आगे बिल्कुल पस्त ही नजर आती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों से पता चला है कि हत्या में शामिल एक संदिग्ध रविवार को गोपाल खेमका की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुआ था। यानी अपराधी आगे बढ़कर लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती दे रहे हैं।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप देख रहे हैं। यही नहीं, बिहार में अपराधी जेल से बैठकर मर्डर की सुपारी दे रहे हैं और पुलिस को पता तक नहीं। जब वारदात हो जाती है उसके बाद पुलिस साजिश की कड़ियां सुलझाने में जुट जाती है। खुलासा हुआ है कि बेऊर जेल में गोपाल खेमका के कत्ल की साजिश रची गई थी। पुलिस ने रविवार को जेल में छापेमारी भी की। छापेमारी में मोबाइल और कुछ सामान बरामद किया गया। पुलिस को शक है कि हत्या की साजिश बेऊर जेल से रची गई है। बेऊर जेल में पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी। वहां से जो इनपुट मिला है उसी आधार पर जांच आगे जो है वो बढ़ रही है। पटना एवं आसपास के इलाकों में पटना पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है रेड कर रही है और सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अब तक 7 संदिग्धों को उठाया गया है और उनसे जो है गुप्त स्थान पे पूछताछ जो है वो की जा रही है। सोचिए, जेल से मोबाइल मिल रहे हैं, सलाखों के पीछे बैठकर अपराधी सुपारी दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार के सुशासन की कहानी है। वैसे छापेमारी के बाद जेल के 3 वार्डर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही जेल के एडिशनल एसपी नीरज कुमार और डिप्टी एसपी अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। हर दृष्टिकोण से कई टीमें अनुसंधान में लगी हुई है। पहले भी इनके परिवार में एक हत्या हुई थी और उसमें भी चार्जशीट हुए थे लोग। तो जो उस गैंग से जुड़े लोग हैं उनको पूछताछ के लिए संदिग्ध के तौर पे लेकर के पूछताछ करके इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कार्रवाई की जा रही है। खबर है कि गोपाल खेमका हत्याकांड के शूटर की पहचान हो चुकी है। शूटर पटना साहिब का रहने वाला है। इसके अलावा 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें वो शख्स भी शामिल है जो अंतिम यात्रा में शामिल हुआ था। गोपाल खेमका के बेटे गौरव खेमका के बयान पर पटना के गांधी मैदान थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गौरव खेमका को पुलिस सुरक्षा दी गई है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस सूत्रों का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में बड़ा खुलासा होगा। पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। बिहार में अपराधियों को सरकार, कानून और पुलिस का कोई डर नहीं रह गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। 4 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या के बाद 5 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, पुलिस महानिदेशक एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। विधि व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध करने वाले कोई भी हो, उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। सीएम की तरफ से कानून की समीक्षा के बाद अगले ही दिन 6 जुलाई को 24 घंटे में 5 मर्डर हो गए। सोचिए, बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों को जिन लोगों का वोट चाहिए उनकी जान तक सुरक्षित नहीं है, वो भी तब जब प्रदेश में कानून व्यवस्था हमेशा से बड़ा चुनावी मुद्दा रही है। आरजेडी के शासन को जंगल राज का नैरेटिव देकर नीतीश कुमार बार बार सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते रहे हैं। अब वही नीतीश कुमार अपने सुशासन में कानून व्यवस्था के हालात पर सन्नाटे में हैं। यहां हमने बिहार में बीते कुछ दिनों में हुई अपराध की घटनाओं पर एक क्राइम फाइल तैयार की है, वो भी आपको देख लेनी चाहिए। 18 जून को लखीसराय में पंचायत मुखिया और उसके सहयोगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 14 जून को नालंदा में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। 28 मई को दरभंगा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 26 मई को मुजफ्फरपुर में दलित लड़की के साथ रेप की वारदात हुई, बाद में पीड़िता की मौत हो गई। 20 मार्च को बेगूसराय में केंद्रीय राज्य मंत्री और मुजफ्फरपुर के सांसद राजभूषण के मामा को गोली मार दी गई। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी आपकी तरफ देखने का काम करेगा तो उसे ठोकना है। अपराधी बच जाएगा तो बाद में एमएलए एमपी हो जाएगा। या हम डिप्टी सीएम साहब से कहेंगे कि अगर आपको अपराधी के भविष्य के बारे में इतना पता है तो फिर उस पर लगाम कसिए ना। आपकी सरकार है, आपको रोका किसने है? उनका पूरा बयान क्या है, पहले आपको सुनिए। कोई भी अपराधी यदि आपके तरफ आंख दिखाता है उसको ठोकने का काम करो, उसको कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्योंकि जो भी अपराधी है वो किसी जाति धर्म का नहीं हो सकता है साहब। अपराधी तो अपराधी है, वो कोई बचना नहीं चाहिए। वो बचकर क्या करेगा? कुछ दिन बच जाएगा तो फिर विधायक सांसद का टिकट मांगने आ जाएगा। इसलिए साथियों, और नहीं तो जाके खरीद लेगा। कुछ लोग खरीद के एमएलए एमपी है ना जी। अपराध को रोकने के बजाय इस पर राजनीति ज्यादा हो रही है। यहाँ एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बिहार का चुनाव इस बार भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा?
क्या इस बार भी एनडीए के दल आरजेडी के शासन को जंगलराज बताकर प्रदेश की जनता से वोट मांगेंगे? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अपराध के जंगलराज में नीतीश का सुशासन आगे निकल गया है। बिहार स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2001 से 2005 तक लालू राबड़ी राज में प्रति 1 लाख लोगों पर हत्या, रेप, अपहरण जैसी घटनाओं को मिलाकर कुल 119 मामले सामने आए। इससे उलट 2016 से 2021 तक नीतीश राज में यह आंकड़ा बढ़कर 210 तक जा पहुंचा है। अब तो विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि एनडीए में सहयोगी और मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि प्रदेश में अपराध चरम पर है। चिराग पासवान ने एक्स पर पोस्ट कर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर राजनीति और ज्यादा तेज हो गई है। व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं। किसी भी परिस्थिति में ऐसे अपराधी बचेंगे नहीं। ऐसे अपराधियों को किसी हालत में इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और पूरे बिहार में संदेश देने का काम किया जाएगा। कानून व्यवस्था तो बिल्कुल चरमरा गई है। नीतीश कुमार अफसरों पर पूरी तरह निर्भर है, तो बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। देखिए, दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार सजगता से एक्शन भी ले रही है। नेता प्रतिपक्ष ये किनके पुत्र हैं? वो जंगल राज के नायक लालू प्रसाद के पुत्र हैं। ऐसे लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाते हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी पर भरोसा है। आपराधिक घटना जो हुआ 17 मानक पर हमारी सरकार समीक्षा करती है, लेकिन माननीय तेजस्वी यादव जी आप किस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? 159 पुलिसकर्मी केवल लालू जी के खानदान की सुरक्षा में लगा हुआ है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल है। यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त है। अब क्या यही कहा जाएगा कि जंगलराज सिर्फ लालू सरकार में था? इसे जंगलराज 2.0 कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो इस खबर पर यह सोशल मीडिया का नजरिया था, लेकिन अब आपके मन में भी यह सवाल होगा कि बिहार में आगे होगा क्या? तो अभी जो आसार नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक विपक्ष विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था को एनडीए सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाएगा, नीतीश के जंगलराज का नैरेटिव तैयार करेगा। बिहार के बाद आपको 1500 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां भाषा के विवाद में आतंकवाद की एंट्री हो गई है। यह एंट्री कराई है बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने। आप सोच रहे होंगे भाषा और आतंकवाद का क्या कनेक्शन? आपका सोचना गलत भी नहीं है। कहां भाषा और कहां आतंकवाद, लेकिन महाराष्ट्र में यह हुआ है। महाराष्ट्र में भाषा का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, इस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। फिर वो चाहे राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, उद्धव ठाकरे की शिवसेना या फिर सत्ताधारी बीजेपी। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र से ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जब मराठी नहीं बोलने पर गैर मराठियों को पीटा गया, उनसे जबरन माफी मंगवाई गई। अब इसी को लेकर बीजेपी नेता और मंत्री आशीष शेलार ने बड़ा बयान दिया है। आशीष शेलार ने मुंबई के थप्पड़ कांड की तुलना इसी साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले से कर दी है। आशीष शेलार ने कहा है, पहलगाम में लोगों को उनके धर्म के आधार पर मारा गया, तो मुंबई में हिंदुओं को उनकी भाषा के कारण मारा जा रहा है। पहले आप उनका बयान सुनिए, इसके बाद उस सियासत का विश्लेषण आपके लिए करेंगे जिसमें भाषा के नाम पर जनता को असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। सब जो घटना है ना, मन को वेदना, पीड़ा, उद्विग्नता देने वाली। ये सभी घटना जो दिखती है, पहलगाम में उन लोगों ने किसी का धर्म पूछकर उसको गोली मार दी। हिंदू है, गोली मार दो। और यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो, उसके ऊपर मारपीट की। ये दोनों घटनाएं मुझे उद्विग्नता पैदा करती है।
यहाँ सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र के लोगों की समस्याओं को छोड़ आखिर भाषा को लेकर राज्य में राजनीतिक दलों के बीच नूरा कुश्ती क्यों चल रही है। असल में हर पार्टी की तरफ से अपना अपना सियासी माइलेज देखते हुए अपनी अपनी नीतियों को थोपने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में बच्चे हिंदी पढ़ें, एक तरह से बच्चों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही थी। इसी तरह राज और उद्धव ठाकरे की पार्टी देश के दूसरे राज्यों से रोजगार के लिए महाराष्ट्र आए लोगों पर मराठी थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो जिंदगी भर हिंदी बोलता आया हो, अचानक एक दिन सुबह उठकर मराठी कैसे बोलने लगेगा और उसे महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी सीखने की जरूरत क्यों है। महाराष्ट्र में कुछ भी थोपने की इस राजनीति में आम जनता ही पिस रही है। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का एक बयान शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा है कि आरएसएस ने त्रिभाषा सूत्र का विरोध किया है। पहले आप बयान सुनिए, इसके बाद खबर को विस्तार देंगे। ऐसा है, संघ की मतलब बहुत पहले से ये भूमिका है कि भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है और अपने अपने जगहों पर लोग अपनी अपनी भाषा में और बातें करते हैं। प्राथमिक शिक्षा उसी में लेना चाहिए, यह आग्रह भी सबका लगा हुआ है। तो मुझे लगता है ये बात तो पहले से स्थापित है। तो भाषा को लेकर महाराष्ट्र में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आशीष सेलार के बयान से सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। दोनों तरफ से जमकर जुबानी जंग चल रही है। आतंकवादियों के साथ मराठी माणसाची ज्यांनी तुलना केली, ये तो गिरे हुए, मतलब उनकी कुछ तुलना किसी से हो नहीं सकती और यही महाराष्ट्र के दुश्मन है। तोड़ो फोड़ो राज करो। अगर आप देखें तो हमारी जो लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी, किसी भाषा के खिलाफ नहीं थी। हमारे जो मंत्री है वो सांस्कृतिक मंत्री है, लेकिन मुझे लगता है उनको बहुत से महाराष्ट्र के संस्कार सीखने पड़ेंगे। बोलते बोलते उन्होंने एक बहुत गलत चीज़ की और उनको विनती करते हैं आशीष शेलार जी को कि ये जो कॉपी एंड पेस्ट कॉन्सेप्ट जो है, बीजेपी जो भी बोलती है आपको पेस्ट करना पड़ता है, वो कृपा करो आप बंद करो। कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। दुबे जो है एक विकृत मानसिकता के इंसान है। जिस तरह से वो हमेशा ही जो है वो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने का काम करते हैं, कुछ अलग ऐसा स्टेटमेंट करते हैं जिससे समाज में झगड़ा हो। मुझे नहीं समझ में आता उनका क्या संबंध है मराठी भाषा के ऊपर बात करने में। जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी बोलो, नहीं तो फिर थप्पड़ मारेगी, वीडियो निकालेगी, इनमें कोई दम नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि पहले भाषा की लड़ाई को हिंदी बनाम मराठी किया जाता है, इसके बाद उसमें आतंकवाद की एंट्री करा दी जाती है। सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष में बैठे ठाकरे बंधुओं के बीच भाषा पर यह कैसी राजनीति चल रही है, अब इसका विश्लेषण आपके लिए करते हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी अस्मिता के नाम पर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें वो मारपीट और गुंडागर्दी से भी बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ बीजेपी ठाकरे बंधुओं की मराठा राजनीति के खिलाफ धार्मिक काट चल रही है। ठाकरे ब्रदर्स की कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ मराठा विरोधी होने का नैरेटिव तैयार किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी धर्म के बैनर के तले मराठी और हिंदी दोनों की बात कर उनके मुद्दों की हवा निकाल रही है। लेकिन यहां आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई। महाराष्ट्र के लिए ये तस्वीरें नई नहीं है। राज ठाकरे हो या उद्धव, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये गुंडई नई नहीं है। लेकिन इस बार इसकी शुरुआत हुई स्कूलों में क्लास 1 से 5th तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाए जाने को लेकर। महाराष्ट्र सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को रखा था। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था, जिसका मतलब मराठी और अंग्रेजी मीडियम में क्लास 1 से 5th तक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को चुन सकते थे। इसको लेकर एमएनएस और शिवसेना उद्धव गुट सड़क पर उतरने लगे, किताबें जलाई जाने लगी और साथ ही शुरू हो गई गैर मराठियों के साथ गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को पीटा जाने लगा।
चेतावनी दी जाने लगी। महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना ही पड़ेगा। में कौवा भी मराठी में बात करता है। ये तो आदमी है जिनके दुकान में 80% मराठी लोग सामान खरीदने आते हैं। हम लोग पहले निवेदन देते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो फिर हम हमारी स्टाइल से काम करते हैं। हिंदी भाषा का ये विवाद 20 साल बाद उद्धव भाइयों को साथ भी ले आया। यहाँ से लड़ाई मराठी बनाम हिंदी की शुरू हो गई। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हर कोई इस मुद्दे पर अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से सियासत कर रहा है, लेकिन सवाल वही है, भाषा के विवाद में उलझाकर जरूरी मुद्दों से भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही। क्योंकि मॉनसून का सीजन है, मुंबई एक बार फिर पानी पानी है, लेकिन इसकी किसी को फिक्र नहीं। साल के शुरुआती 3 महीने में 767 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। कहने का मतलब ये है कि जरूरी मुद्दों को छोड़कर भाषा के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। भाषा पर यह राजनीति उस प्रदेश में हो रही है जहां इसी साल जनवरी से लेकर मार्च तक शुरुआती 3 महीनों में ही 767 किसान खुदकुशी कर चुके हैं, लेकिन किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जरूरी मुद्दों को छोड़कर भाषा के नाम पर जनता को भटकाया जा रहा है। प्रदेश की जनता इसे कैसे देख रही है वो भी आप सुनिए। पिछले 2-3 महीनों में चुनाव की राजनीति होने है। यहाँ पे किस पार्टी का महापौर बैठेगा, पिछले 28-30 सालों से मुंबई का सत्यानाश करके रखा है। बरसात आई, हर जगह पानी भरता है। हर बार जो है बरसात के पहले नाला सफाई के नाम पे ड्रामा किया जाता है। बीएसटी के नाम पे आज मुंबई का ट्रांसपोर्टेशन इतना वर्स्ट हो गया है कि उसमें कोई कहना। जो राजनीति चल रही है तो वो भाषा के अलावा कितने बड़े पैमाने पर नागपुर शहर बोलो या कोई भी शहर बोलो जो ए ग्रेड की सिटी है उसमें रोजगार दिलाना बहुत आवश्यक है, और इस पे राजनीति होना चाहिए। रोजगार, शिक्षा, जो बेसिक जो सुविधा है वो ज़रूरी है, क्योंकि भाषा तो यहाँ पे ये मेट्रो सिटी है और यहाँ पे पूरी ऑल इंडिया, ऑल भारत से लोग कमाने के लिए आते हैं, और उसके लिए पहले रोजगार और शिक्षा जरूरी है। भारत में बहुत सारे भाषा है, तो ये नहीं है कि सब भाषा मेरे को सीखने का है, लेकिन सबसे मिलके रहना है। ये तो इतना अगर हमारे महाराष्ट्र से कुछ लोग काम करने वहाँ गए हैं, अगर समझो आसाम से गए, आसाम पे गए, आसाम से अगर वो भाषा अगर नहीं समझ आ रही है तो वो आसाम नहीं बात कर सकेंगे ना महाराष्ट्र के लोग। तो यही बात मैं बोलना चाहता हूँ महाराष्ट्र की तरफ से कि राज साहब जो कर रहे हैं ये गलत है इनका। सुशासन यानी अच्छा शासन। सुशासन वो व्यवस्था होती है जहां सरकार न सिर्फ पारदर्शी तरीके से काम करती है बल्कि जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। सुशासन वो व्यवस्था जहां कानून का राज कायम होता है। लेकिन आप ही बताइए, मैंने सुशासन के बारे में जो कुछ भी कहा, क्या उसमें एक भी बात नीतीश कुमार के बिहार में लागू होती है? राजधानी पटना के पौष इलाके में शुक्रवार को नामी कारोबारी गोपाल खेमका को बदमाशों ने गोलियों से भून डाला। ठीक 2 हफ्ते पहले पटना के हाई प्रोफाइल पोलो रोड पर एक युवक पर गोलियां बरसाई गई और सिवान में तो 3 भाइयों को सरेआम काट डाला गया। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश पूछ रहा है कि आखिर नीतीश के राज में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो रहे? क्या कानून का डर खत्म हो गया है? ये उस बिहार का हाल है जिसकी तस्वीर और तकदीर बदलने का वादा करके नीतीश कुमार सत्ता में आए थे और सुशासन बाबू का टैग तक लग गया था। लेकिन ताजा तस्वीर में नीतीश कुशासन बाबू नजर आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश से बिहार संभल नहीं रहा। क्या था पहले और क्या है आज? क्या स्थिति थी विधि व्यवस्था की? माननीय मुख्यमंत्री जी, पहले की बातें तो आपने बहुत कर ली, लेकिन आज बिहार की स्थिति क्या है ये पूरा देश देख रहा है। कल
रात में हत्या कर दी गई प्रियंका गांधी। ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है। सब लोगों को मालूम नहीं कि क्या था सामूहिक, क्या हो रहा था नरसंहार। आपके राज्य में क्या हो रहा है? राजधानी पटना में सरेआम गोलियां चल रही हैं। मुजफ्फरपुर में घर में चोरी करने आए अपराधियों ने इंजीनियर की चाकू से ही गोद कर हत्या कर दी। जरा बताइए, जो नीतीश कुमार बिहार में लालू के जंगल राज को मिटाने का वादा करके सत्ता में आए थे, उनके ही राज में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं और इसकी गवाही दे रही हैं बिहार के कोने कोने में सुनाई दे रही ऐसी चीखें। रविवार रात नालंदा में बदमाशों ने गोली मारकर 16 साल के हिमांशु और 20 साल के अन्नू की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, जाते हुए बदमाश ये धमकी देकर गए कि और भी हत्या करेंगे। सरकार का सह इस पर है, स्थानीय मंत्री का भी सह इन लोग पर है। इन लोगों को तो लगता है कि मंत्री है, सरकार है, दलित को मार भी देंगे तो क्या होगा। बच्चा को गोली मार रहा, हम बच्ची को गोली मार रहा, तो स्पष्ट है कि लोग पूरा तैयारी के साथ नरसंहार करने के 30-40 की संख्या में लोग थे। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बिहार की नीतीश सरकार तो भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं जिन पर सीएम का कोई कंट्रोल नहीं है। लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते। बिहार विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त बाकी रह गया है और ऐन चुनाव से पहले राज्य की कानून व्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। और ऐसी खस्ता हाल हुई है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के तीखे हमलों का ठीक से जवाब तक नहीं दे पा रहा है। आपको भी डर लगता होगा बिहार में रहने। नीतीश जी के राज में हम एक बार स्पष्ट कर दें, कोई भी सेफ नहीं है। यही नीतीश जी के राज में ऐसा कौन सा वर्ग है, चाहे व्यावसायिक वर्ग हो, कारोबारी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे किसी भी प्रोफेशन से, चाहे जर्नलिस्ट क्यों ना हो, पिटाया है कि नहीं पिटाया है, मार खाया कि नहीं खाया, गोली मारा गया कि नहीं मारा गया। पुलिस लगी हुई है, हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। ये ऐसे लोगों को किसी हालत में भी बख्शा नहीं जाएगा। इनकाउंटर भी करना चाहिए तो इनकाउंटर करना चाहिए। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं उन लोग का तो काम ही है। मैं अभी इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता। आखिर ये कैसे हो सकता है? सत्ता पक्ष चुनाव से ठीक पहले थाली में सजाकर विपक्ष के हाथ में मुद्दा देगा और ये भी कहेगा कि राजनीति ना करे। सियासत होना तो स्वाभाविक है, इसलिए बीजेपी भी जवाब देने के लिए आरजेडी के जंगल राज की याद दिला रही है। बिहार का राजनीति का कोई गब्बर है तो उसका नाम है लालू प्रसाद, जिसने सबको डराने का काम। सोच लो, चारा चोर को बैठाना है, जो बेजुबान गाय के बछड़े का चारा खा जाता हो, उसको सत्ता देनी है क्या? सवाल ये है कि क्या वाकई नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है? क्या चुनाव से ठीक पहले राज्य की कानून व्यवस्था कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो चुकी है? और अगर चीजें खराब हो रही हैं तो नीतीश कुमार चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? ये वो राजनीतिक सवाल है जो नीतीश की 20 साल से दिखाई जा रही सुशासन वाली छवि से मेल नहीं खाते। वो भी तब जबकि नीतीश करीब 2 दशक से बिहार को बार बार ये याद दिलाते रहे हैं कि कैसे उन्होंने लालू राबड़ी काल से राज्य को मुक्ति दिलाई है।
तो चलिए कहानी को तफसील से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जेल में हमको भिजवाया, बेटी की शादी में भी हमको नोटिस दिया, कोई नहीं, समधी को भी नोटिस दिया, अपमानित करने का काम किया है। ऐसे लोगों से बदला लेना है, लालटेन पर मोहर लगा के। साल 2005 जब लालू यादव और राबड़ी के 15 साल के शासन के बाद बिहार ने कमान नीतीश बाबू के हाथ में सौंपी थी। नीतीश कुमार के 2005 से लेकर 2013 तक के कार्यकाल को बिहार के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी माना जाता है, जब नीतीश राज में न सिर्फ राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार हुए बल्कि बिजली से लेकर गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का काम हुआ। सबसे बड़ी बात की लैंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ही उसमें सुधार हुआ है। एक तरह से कहें कि मतलब कि 80-85% कंट्रोल हो गया। इसीलिए कि भाई असली सुशासन बाबू यही है। डेवलपमेंट का काम भी होने लगा, महिलाओं के लिए बहुत काम हो, मैंने हर क्षेत्र में ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगा जो नहीं हुआ था। नीतीश कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, यहां तक कि पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण तक दिया गया। जनता का भरोसा नीतीश सरकार पर बढ़ा। इन्हीं सुधारों के चलते नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की बन गई। 2010 में नीतीश कुमार ने भारी बहुमत के साथ विधानसभा चुनावों में फिर से जीत हासिल की। आदमी महिलाओं के लिए क्या नहीं किया जी। 35% आप सोच सकते हैं, 35% आरक्षण नौकरियों में। आप कहीं भी घूमिए बिहार में, गांव में आदमी कहे ये भाई गई नीतीश कुमारवा क्या कर मेहरानुए खाली लड़कियां भर दिया है पुलिस में, ऑफिस में। तो ये क्रांति नहीं है, जीविका दे दिया है। जो हम लोग अपने गांव में 10 किलोमीटर पैदल चलते थे। लालू प्रसाद यादव के 15 साल के राज में प्रयास करते रहे, नहीं बना रोड, बिजली के तो बातें छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति का वो चमकता हुआ सितारा बन चुके थे जिनके बिना राज्य की सत्ता को हासिल करने की कल्पना करना भी मुश्किल हो चुका था। बिहार में बहार का मतलब नीतीश कुमार हो चुका था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोपाल खेमका मर्डर केस में एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शूटर पटना साहिब का रहने वाला है और उसका नाम उमेश बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश की शुरुआती पारी में सब सही हो रहा था, गलत कहां हुआ? पिछले 10 साल में नीतीश का शासन सबसे ज्यादा राजनीतिक अस्थिरता को लेकर चर्चा में रहा। विकास की पटरी पर भी बिहार कहां पहुंचा वो देखिए। 1990-91 की बात करें तो देश की जीडीपी में बिहार का हिस्सा 3.6% था, जबकि 2021-22 में यह घटकर 2.8% हो गया। जहां तक दुरुस्त कानून व्यवस्था की बात है तो बिहार में 29% पद खाली पड़े हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं के 80% पद खाली पड़े हैं। और यकीन मानिए कि ऐसे एक नहीं कई पैरामीटर हैं जहां नीतीश कुमार खरे नहीं उतरते। कैसी विकट परिस्थिति में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया, लोगों का भरोसा जीतना। उस बिहार को याद करें लोग, जिसकी चर्चा तो होती थी लेकिन या तो सामूहिक नरसंहार के लिए होती थी या कोई फिरौती के अपहरण के लिए चर्चा होती थी। नीतीश बाबू अपनी सरकार का ढोल पीटते नहीं थकते थे कि वो बिहार को कहां से कहां ले आए, लेकिन जब जमीन पर जनता को बदलाव होता नहीं दिखा तो 2020 के विधानसभा चुनाव में इसका असर भी दिखने लगा था। 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की सीटें बीजेपी से कम रही थी, बावजूद इसके एनडीए ने नीतीश को ही सीएम बनाया था। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। 2025 के चुनाव से ठीक पहले भी एनडीए ने नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने की बात कही है। अरे भाई वोटवा है तबे ना आप समझिए बीजेपी, नहीं तो बीजेपी अगर वोट नहीं रहता, बीजेपी तो हमेशा सर्वे कराते रहती है क्या स्थिति है, किसका क्या पॉलिटिकल हैसियत रह गया है, अपने दल में है उनका, अपोजिशन में है उनका, छोड़ देते।
लेकिन विपक्ष लगातार सीएम नीतीश के स्वास्थ्य पर अटैक कर रहा है। बहुत ही दर्दनाक है, पूरा बिहार हिल चुका है। कोई महफूज आज के डेट में सेफ नहीं है। वो अचेत अवस्था में है, उनको कुछ नहीं पता, टायर्ड हो चुके हैं। रिटायर्ड जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो सरकार चला रहे। जब घर का मुखिया ही अचेतन अवस्था में रहेगा तो कानून व्यवस्था तो बिगड़ेगी ही बिगड़ेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि बीजेपी तो सिर्फ नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल कर रही है, जो उन्हें बहुत जल्द रिटायर कर देगी। नीतीश कुमार जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका चेहरा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। हम लोग तो उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। अब वो देखिए मुख्यमंत्री के ही उससे रिटायर हो जाएंगे। बीजेपी के लोग उन्हें रिटायर कर देंगे। नीतीश कुमार को लेकर सिर्फ विपक्ष में नहीं बल्कि पार्टी के भीतर भी शंका का माहौल है। वरना जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल क्यों कहते कि नीतीश के बेटे निशांत अगर मुख्य भूमिका में नहीं आए तो पार्टी नहीं बचेगी। निशांत जी को आना चाहिए, हम लोग लाएंगे, इसमें दो मत नहीं है। अगर निशांत जी पार्टी में नहीं आता है तो जदयू में भगदड़ मच जाएगी। कोई आरजेडी में, कोई भाजपा में, कोई आरएस लोसपा में, कोई कहाँ जितना पार्टी सब में चला जाएगा। अब इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? जेडीयू के एमएलए अपनी ही पार्टी में टूट का खतरा क्यों बता रहे हैं? हालांकि इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि लगातार सीएम नीतीश कुमार की ऐसी तस्वीरें और बयान सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बर्ताव को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। और ऐसी तस्वीरें पिछले करीब 1 साल से दिख रही हैं। आप भी देखिए। तस्वीरें पिछले साल 12 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन की हैं, जब पटना के गांधी मैदान में सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण दहन के लिए नीतीश कुमार भी मौजूद थे। नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत सब हाथ में तीर धनुष थामे दिखाई देते हैं। हाथ में धनुष बाण थामे नीतीश पहले अपने अगल बगल देखते हैं, लेकिन तीर चलाने के बजाय नीतीश कुमार धनुष के साथ तीर भी नीचे फेंक देते हैं। और फिर इशारा करके बताते हैं कि उनका धनुष बाण नीचे गिर गया है। नीतीश कुमार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। नवंबर 2023 की तस्वीरें देखिए, जब सीएम नीतीश कुमार बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के पिता की पुण्यतिथि पर पहुंचे थे। श्रद्धांजलि के लिए सामने फूल रखे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी के पिता को श्रद्धांजलि देने के बजाय बेटे अशोक चौधरी पर ही फूल बरसा दिए थे। नीतीश कुमार की इस तस्वीर की काफी आलोचना भी हुई थी। जब तक आप इस रिपोर्ट को देख रहे थे, तब तक खबर आई कि पूर्णिया में भी 5 लोगों को जलाकर मार दिया गया है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की घटना को लेकर बिहार की चरमराती कानून व्यवस्था पर हमला भी कर दिया।
तो मेरे साथ आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे भारत की बात में आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।